इसराइल और हमास के बीच सीज फायर बेहद नाजुक दौर में है। इस बीच पूर्व हमास चीफ याह्या सिनवार की शव को लेकर दोनों पक्षों में फिर से तनातनी शुरू हो गई है। यह मामला तब और गहरा गया जब इसराइल की ट्रांसपोर्टेशन मंत्री मिरी रेगव ने मारे गए हमास नेता याह्या सिनवार के शव को जलाने का प्रस्ताव रख दिया। मिरी रेगव ने कहा कि कुछ प्रतीकों को कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। ऐसे में उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरीके से ओसामा बिन लादेन के शव का सम्मान न करते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया गया था ताकि उसे शहीद बनाया न जा सके। मिरी रेगव का यह बयान उस वक्त आया है जब इसराइल और हमास के बीच चल रही वार्ता में हमास ने सिनवार के शव की वापसी की मांग की, जिसे इसराइल के द्वारा खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि शव को गुप्त स्थान पर रखने का आदेश दिया गया है। इस प्रस्ताव ने युद्ध नीति, नैतिकता और प्रतीकवाद पर जोरदार बहस भी छेड़ दी। रेगव की इस टिप्पणी को क्षेत्रीय तनाव और गतिरोध को बढ़ाने वाला करार दिया गया, क्योंकि यह दर्शाती है कि इसराइल सिनवार के शव को शहीद मानने से रोकना चाहता है और वह उसे किसी भी कीमत पर राजनीतिक प्रतीक बनने नहीं देना चाहता। यह मसले पर विवाद गहराता जा रहा है और विद्रोह के प्रतीकों के प्रबंधन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में भी सवाल खड़े हो गए। इस बयान के बाद इसराइल हमास में बातचीत की संभावनाएं बेहद खराब होती जा रही हैं, क्योंकि शवों की वापसी विवाद का बड़ा केंद्र बन चुका है। सिनवार को गजा के राफा में मारा गया। इसराइल ने पहले भी ऐसी रणनीतियां अपनाई हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि शत्रु के नेताओं के शव राजनीतिक शहीद के रूप में स्थापित न हो सके। रेगव का प्रस्ताव फिलहाल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा समीक्षा के अधीन है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसराइल के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के लिए यह एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसला बन गया। इसराइल और खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू यह नहीं चाहते कि हमास को फिर से एकजुट होना दिया जाए, और अगर ऐसे समय में सिनवार का शव गाजा पहुंच गया तो एक बार फिर से ये एकजुटता का प्रतीक बन जाएगा, क्योंकि यह सिनवार फिलिस्तीन के लिए काफी अहमियत रखता है। गौरतलब है कि सिनवार के अंत समय का एक वीडियो भी सामने आया था जब वो एक सोफे पर बैठा दिखा, जहां उसने अपने बाएं हाथ से ड्रोन की ओर डंडा फेंका। उसका दाहिना हाथ घायल था और ठीक से हिल नहीं पा रहा था। इसके बाद इस्राएली सेना ने टैंक से इमारत पर हमला किया, जिसमें सिनवार की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उसे उसकी बाह पर छर्रे लगे थे, एक अंगुली काटी गई और दांत निकाले गए ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। सिर में लगी गोली उसकी मौत का मुख्य कारण बन गई। इस लड़ाई में सिनवार ने आखिरी क्षण तक जवाबी कार्रवाई भी की, जो उसके संघर्ष की कहानी को दर्शाती भी है। इसके ठीक बाद गजा के लोगों के लिए सिनवार ने अपनी छाप छोड़ दी और फिर गजा में हमेशा के लिए सिनवार का नाम एक प्रतीक बन गया, जो गजा में इसराइल से लड़ाई के दौरान हमास के हर लड़ाकों को एक नई उम्मीद देता है। ईरान ने जो कहा वही हुआ। गजा में टिक नहीं पा रहा है सीजफायर। महज 9 दिन में इसराइल और हमास फिर आमने सामने हैं। लाइव हिंदुस्तान पर भी हम अक्सर एक्सपर्ट के हवाले से आपको बताते रहे हैं कि क्यों इसराइली आक्रामकता ज्यादा दिनों तक थमी नहीं रह सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की इज्जत दांव पर लगी हुई है, उसको सीजफायर की खिलाफ वर्जी करके इसराइल ने बड़ा धक्का पहुंचाया है। तो गजा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी से लागू हुआ युद्ध विराम संकट में पड़ गया है। इसराइली फोर्स IDF ने दक्षिणी गजा के रफा, बैत लाहिया और खान यूनुस के आसपास हवाई हमले और तोपखाने की गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 11 फिलिस्तीनी मारे गए। इसराइल का दावा है कि हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन कर स्नाइपर और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जबकि हमास ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसराइल पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। इस घटना ने इलाके में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है और युद्ध विराम के टूटने की आशंका बढ़ गई है। इस्राएली सेना के मुताबिक रफा में येलो लाइन के पूर्वी हिस्से में हमास के लड़ाकों ने इस्राएली सैनिकों पर स्नाइपर फायर, RPG और एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया, जिसका हमने जवाब दिया। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इन आरोपों को झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया है। हमास का कहना है कि रफा में कोई टकराव नहीं हुआ, क्योंकि ये क्षेत्र पूरी तरह इस्राएली नियंत्रण में है और मार्च 2025 से उनका वहां संपर्क टूटा हुआ है। हमास ने दावा किया कि इसराइल ने जानबूझकर युद्ध विराम तोड़ा और रफा क्रॉसिंग को बंद रखकर मानवीय सहायता को रोक रहा है।
जानकार मानते हैं कि 10 अक्टूबर को जंगबंदी के बाद से ही इसराइल मौके तलाश कर रहा है, क्योंकि गजा में सीज फायर सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेशर में हुआ है। इसराइल किसी भी तरह से इससे बच निकलना चाहता है। ईरान ने भी यही बात कही थी कि ये सीज फायर लंबा नहीं टिकेगा और गजा में फिर वही शुरू हो गया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या पीएम नेतन्याहू गजा में पीस डील नहीं चाहते? मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि डर, मजबूरी और खरबों के खेल की वजह से भी अरब और मुस्लिम देश गजा में इसराइली आक्रामकता देखते रहते हैं और देखकर भी कुछ नहीं बोल पाते। पहला खौफ तो अमेरिका का है, जो इसराइल का पक्का दोस्त है और अरब देशों की सुरक्षा की गारंटी लेता है, जबकि कतर पर हमले के बाद से अरब मुल्कों का अमेरिका से भरोसा डगमगाया जरूर है। वहीं दूसरी तरफ गजा में रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर अभी अमेरिका के जरिए इन्हीं अरब मुल्कों को काम करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इनमें सऊदी, तुर्की और मिस्र तो ताकतवर देश हैं। बावजूद इसके पीस डील कराने के बाद सभी ने चुप्पी साध ली है और इसराइल हमेशा की तरह सीज फायर तोड़ने की जुगत में नजर आ रहा है। गजा एक बार फिर गोलियों, धमाकों और खून की गंध से भर उठा है। रविवार सुबह दक्षिणी गजा के सलाह अद-दीन रोड पर उस वक्त सब कुछ बदल गया जब हमास के लड़ाके भूमिगत सुरंग से निकलकर इस्राएली एक्सकवेटर्स पर आरपीजी से हमला कर बैठे। अचानक हुए इस हमले में 2 इस्राएली सैनिक मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। आईडीएफ ने इसे हमास का विश्वासघात करार दिया और कहा कि यह अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्ध विराम का खुला उल्लंघन है। कुछ ही मिनटों में आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और आईडीएफ ने गजा सिटी, राफा और खान यूनिस में जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों में 20 से ज्यादा ठिकाने तबाह करने के दावे किए गए, जिनमें हमास के कथित हथियार डिपो, सुरंग नेटवर्क और कई घनी आबादी वाले इलाकों के मकान शामिल थे। इसराइल का कहना है कि उसने हमास के आतंक ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन गजा की धरती पर गिरते हर बम ने आम नागरिकों की चीखें भी उड़ा दी। हमास का आरोप है कि इसराइल जब से युद्ध विराम हुआ है तभी से हर रोज इसकी उल्लंघन करते आया है। दरअसल ट्रंप की मध्यस्थता से बना यह 20 सूत्रीय शांति समझौता अब धराशायी होता नजर आने लगा है। समझौते के तहत आईडीएफ को गजा के कुछ हिस्सों से हटना था, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि इसराइल अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रंप जिस युद्ध विराम को अपनी सबसे बड़ी मध्य पूर्वी जीत कह रहे थे, वही अब उनके लिए एक राजनीतिक बोझ बन चुका है। इसराइल के इस कदम से अमेरिका और मिस्र समेत कई देशों ने गहरी चिंता जताई है। काहिरा और दोहा में कूटनीतिक चैनल फिर से सक्रिय हुए, लेकिन नेतन्याहू की सरकार अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रही। इसराइली रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने चेतावनी दी कि हमास अब सख्त सबक सीखेगा और अगर संदेश समझ नहीं आया तो जवाब और भी भारी होगा। उन्होंने कहा कि आईडीएफ अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए हर खतरे को खत्म कर देगा।